नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो गेस्ट है हमारे, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितना को उतना कम है। हम सभी के पर्सनल फेवरेट है वो। ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा उनको हमारे इस शो में हम आमंत्रित करते हैं, रवि शर्मा जी का। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू निकी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसे हैं आप इस कोविड की सिचुएशन में, कैसे हैं आप? कोविड को परेशानी है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त जी, सबसे पहले तो मैं जानूंगी कि आप बहुत फिट रहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन करते हैं, बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ आपको, यू आर लुकिंग वेरी फिट। थैंक यू सो मच। पर सच बताऊँ, ये मेरा फुल फिट वाला कंडीशन है नहीं। मैं इससे भी ज़्यादा फिट रहता हूँ। अच्छा। इन दिनों आज करीब 1 महीने से मैं लास्ट जिम नहीं गया, क्योंकि सुना मैंने कि काफ़ी रिस्क है बच्चों के लिए इस बार का वेव, तो मैं ज़रा केयरफुल हो गया। इससे पहले तो मैं जा रहा था जिम, जैसे भी हो, या घर पे भी कर लेता था। अब इन दिनों ज़रा आलसी भी हो गया हूँ थोड़ा सा और जिम गया नहीं हूँ। पर सही बात तो सही, और बहुत ज़रूरी बात है हमारी ज़िंदगी में ये कि हम हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे तो आप फिट रहोगे, कि व्हेन वंस यू आर हैप्पी यू लव योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ, यू विल मेंटेन योरसेल्फ। सो ये है सबसे बड़ी बात जी। और दूसरी बात ये है कि हंसते रहना चाहिए लोगों को। मैं हंसता रहता हूँ हर वक्त। जी। परेशानी के वक्त भी हंसता रहता हूँ। तो परेशानी भी सोच में पड़ जाता है, भाई मैं कहाँ आ कहाँ गया, आ गया ये, तो नहीं है किसके पास आ गया। जी। सो दीज आर द सीक्रेट्स। ओके। तो अभी हम एकदम आपके चाइल्डहुड से बात करेंगे, ठीक है? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपने फिर ग्रेजुएशन कहाँ किया? शुरू में स्कूलिंग मैंने की दयानंद एंग्लो वेदिक स्कूल, DAV स्कूल, और उसके बाद आई जॉइन फैकल्टी हाई स्कूल। स्कूलिंग वहाँ से कंप्लीट की। फिर हाई सेकेंडरी मैंने की कॉटन कॉलेज से। फिर ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की आर्य विद्यापीठ से। सो दैट्स माय जर्नी। ओके, तो आप जब कॉटन में थे तो एक्टिंग वहीं से शुरू कर दी थी आपने? एक्टिंग मैंने स्कूल से शुरू की थी। अच्छा। जब मैं आई वाज इन क्लास 5 प्रॉब्ली, मैं 5वीं कक्षा में था, तब से मैं खुद प्लेज लिखता था और एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था। और कई बार मेरे लिखे हुए प्लेज को बेस्ट स्क्रिप्ट भी मिला, और कई बार मैं खुद बेस्ट एक्टर बना स्कूल में। तो वहाँ से निकलते ही एज सून एज आई एंटर्ड कॉटन कॉलेज, तो ये सब सारा बंद पड़ गया, क्योंकि आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स। तो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो उसी के साथ रहा काफ़ी साल। और फिर मैंने जब प्लान किया कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँगा, इधर पुलिस फोर्स या आर्मी, उसके बाद अचानक से ये फिल्मों वाला, ये कैसे हो गया मतलब? आर्म फोर्स से सीधा? तो मुझे भी पता नहीं है आज तक। पर हुआ यूँ कि आई वाज इनटू मॉडलिंग, तो मॉडलिंग कर रहा था उस वक्त। और JP दास जी हैं हमारे, तो इज़ अ वेरी ओल्ड, वेरी सीनियर सिंगर। तो उनका एक एल्बम में मैंने एक क्या कहूँ, पिक्चराइजेशन हुई थी मेरे ऊपर। तो वहाँ मैंने काम करने के बाद फिर ये सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। आई वाज जस्ट इनटू मॉडलिंग बिकॉज आई नीडेड मनी। तो शोज़ करता था तो पैसे मिलते थे, उससे एडिशनल चीज़ें जो चाहिए थी वो ले लेता था। तो इसी तरह से चल रहा था। तो अचानक एक दिन हिया दिया निया का ऑफर आया मेरे पास। ये 2000 की बात है आई गेस। ये 98 एंड। अच्छा। तो मोहन बुआ जी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, कि पैरेलल कैरेक्टर है, सेकंड लीड है, तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो जिसे देखते ही लगे कि हाँ ये US में रहता है। तो उन्होंने फर्स्ट अप्रोच उस तरह से की मेरे को। फिर उन्होंने खोज खबर की और उन्हें पता लगा कि ये तो वंदना शर्मा जी के बेटे हैं। तो उन्हें लगा कि ये एक्टिंग तो कर लेगा। तो ही स्टार्टेड अप्रोचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। लोगों को भिजवाया, इससे बात करो यार। और मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था आई वांटेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर। तो और वो एक अलग सी चीज़ थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं दोस्तों को ये कैसे बताऊं कभी ज़िंदगी में कि मैं मेकअप करता हूँ। तो ये तो इसलिए मुझे एक्टर नहीं बनना था। तो क्या कहूँगा अगर लोग दोस्त पूछेंगे यार तू लिपस्टिक लगाता है, तो मैं क्या बोलूँगा उनको। तो दैट वाज अ बिग इशू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर माय डैड केम इनटू द सीन और उन्होंने कहा
कि भाई ये तो अच्छी बात है, यू डोंट वांट टू डू, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे को ये कहना है कि आप एक बार सोच कर देखो कि जितने सारे एक्टर्स हैं वो सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, वो बड़े अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं। वो कैसे बनते हैं? वो यूं हैं कि उन्हें पता होता है कि सही से चलना कैसे होता है, सही से खाना कैसे होता है, उठना बैठना, बातें कैसे करते हैं, तो उन्हें आदत सी पड़ जाती है। दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू द कॉबलर ऑन द स्ट्रीट, प्रॉब्ली दे रेडी। तो वो प्रिपरेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब स्ट्राइक हुआ, हाँ, ये बात तो है। अब ठीक है, मैं एक ही मूवी करूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो हिया दिया निया हैपेंड। सो 99 में हमने शूटिंग कंप्लीट की, 2000 में हिया दिया निया रिलीज हुई। उसके बाद जो एडिक्शन, जो चस्का मेरे को लगा लोगों के प्यार का, एप्रिसिएशन का, तो वो आदत सी बन गई। तो उसके बाद आई स्टेड बैक, एक के बाद एक के बाद एक। वो एक्टर सिर्फ एक नाम होता है, अदरवाइज बाकी लोग उस एक एक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर होते हैं लोग। एक्टिंग इज द प्रोफेशनल नेम फॉर इट। यस, पर अगर आप सही से देखो तो वो भी एक इंसान है। और ज़्यादातर यूँ होता है कि उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होता है। तो ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम मिलते हैं उस तरह के लोगों के साथ। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, हमें सीख पाते हैं हम, और उसी तरह से हम अपने आप को ढालते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक्टर्स आर बेसिकली दे आर इक्विप्ड पीपल। उन्हें बात करना आता है, वो प्रेजेंटेबल होते हैं, उन्हें काम चलाना आता है। अगर एक एक्टर को कुछ भी ना आता हो तब भी वो चला लेगा किसी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है एक्टर्स में। और एंड इतने सारे स्क्रिप्ट में काम करने के बाद इट बिकम्स लाइक अ रिसर्च फॉर देम। हमारे लिए, हम जब भी एक स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो हमें वो सोशल जो माहौल थी उस वक्त, जिस पीरियड का काम करते हैं हम, या उस कैरेक्टर के बारे में इन डिटेल्स, द पेन दैट द प्रोफेशन ऑफ दैट कैरेक्टर, सब कुछ पता लग जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग ज़रा अलग लेवल की होती है। तो इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एंडेड अप हियर। तो ये जो पूरा आपका जो जर्नी रहा है 2000 से, अगर हम मान ले 2000 से अभी तक, तो वो एक बेस्ट कैरेक्टर अगर आपको अपने ऊपर ही चूज़ करना हो कि हाँ ये मेरा बेस्ट एक्टिंग का था रोल एक मेरे लिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स, सारे किरदार जो हम निभाते हैं वो हमारे बच्चे जैसे होते हैं, एकदम घुस जाते हैं ना उसके अंदर। हम उस कैरेक्टर के उस कैरेक्टर को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो यूँ होता है कि जैसे उस कैरेक्टर को जन्म तो देता है स्क्रिप्ट राइटर, फिर उसे हम पालते हैं, हम उसे बड़ा करते हैं, हम उसे कंक्लूजन देते हैं। तो उस वक्त मेरे लिए ये चूज़ करना कि कौन सा कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा या किस पे मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जैसे माँ बाप के अगर 3-4 बच्चे हों तो चूज़ करना कोई मुश्किल एक होता बच्चा है। उसे इसलिए अच्छा लगता है कि वो जब भी चाहे वो उसे एक गिलास पानी ला के देता है। दूसरा बच्चा इसलिए अच्छा लगता है कि वो माँ की मदद करता है किचन में। प्रॉब्ली तीसरा बच्चा इसलिए अच्छा लगता है कि वो रोता नहीं है। तो सैकड़ों कारण होती हैं जिसकी वजह से हमें एक बच्चा अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल है। पर अगर मैं यूँ कहूँ कि टफेस्ट कैरेक्टर दैट आई हैड टू प्ले, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था करना, तो तब मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैंने एक प्ले की थी जिसका नाम था लंका विहीन रावण। सो उसमें एक साइकिल मैकेनिक, थिएटर में, तो उसमें एक साइकिल मैकेनिक का कैरेक्टर था। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लुक्स पे वो सोफिस्टिकेशन अटैच्ड है हमेशा। तो एक कंप्लीटली रूरल कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसे निभाना, उसके तरह जीना, ये बहुत मुश्किल लगा मेरे को। तो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैड प्लेड। ये थिएटर का क्या नाम बताया आपने?
थिएटर, ये प्ले का नाम है लंका विहीन रावण, लंका विहीन रावण। एंड माय कैरेक्टर्स नेम वाज रघुपति। अच्छा। तो ये रघुपति नाम मेरे को इतना अच्छा लगा उस वक्त, तो मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा अपने फिल्म के लिए तो उसका नाम मैंने रघुपति लिखा। ओके। तो ये जो हम देखते हैं नित्य नाटिका जो है वो अब कहीं ना कहीं जो है खत्म होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सॉरी, वो नित्य नाटिका नहीं है, नित्य नाटिका तो उससे पहले आती है। तो ये एक प्रॉपर डांस प्ले है। फॉर्म हाँ, रहता वो है डांस उसमें फॉर्म ना? अलग है, अलग वो है। अलग चीज़ है। वो दैट्स अ डांस फॉर्म। वो जो मेन प्ले होती है हमारी उससे पहले दिखाई जाती है। तो हम जो प्ले करते हैं वो तो फुल लेंथ प्ले है। तो वो करीब 2 घंटे 10 मिनट 2.5 घंटे की भी होती है कभी तो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर हम जो कैमरा लगाते हैं तो उसमें हम रीटेक कर सकते हैं, लेकिन रीटेक इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि प्लेज ऑन स्टेज आर मच मोर टफर। नहीं, उसके लिए एक अलग चीज़ चाहिए। अच्छा। तो ये वन टेक वाला जो मतलब टैग लगा हुआ है इसमें, ये गलत है। इसलिए शायद कुछ लोग बुरा भी मान जाए मेरे ये कहने पर फिर भी जो सच है ये वन टेक इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इस एक प्ले के लिए हम रिहर्स करते हैं करीब 15 to 20 डेज। तो उसके बाद डायलॉग तो सबकॉन्शियस लेवल याद हो जाता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है, चैलेंज प्ले में ये है कि मैकेनिकली आपको मूड बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जैसे आप हर रोज़ एक ही प्ले 2 बार या 3 बार करते हो तो अपने आप को इन्वॉल्व रखना बहुत बड़ी मुश्किल, वो सबसे बड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। कभी हम निकल आते हैं कैरेक्टर से बाहर, क्योंकि करते 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 हम ऊब जाते हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि वहाँ इट इज़ सच अ मैकेनिकल, इतनी मैकेनिकल होती है वहाँ की एक्टिंग कि आप ऑडिटोरियम पहुँचते हो, मतलब एक टेम्पररी अरेंजमेंट, तो वहाँ पहुँचते हो, बेल बजता है तो यू स्टार्ट मेकअप, दूसरा बेल आता है यू गेट रेडी, थर्ड बेल वी स्टार्ट द प्ले। तो आपको मूड हो ना हो, आप हेल्दी हो ना हो, आपका मानसिक हालत जैसी भी हो, घर में कोई ट्रेजिडी इंसिडेंट, कोई ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ हो, आप खुश हो, आप एक्साइटेड हो, इट डजंट मैटर, आपको प्ले करना है। तो दैट इज द कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मोबाइल थिएटर्स। बाकी तो यूँ है कि इट्स सो मैकेनिकल कि आप नीला सा एक स्पॉटलाइट लगाते हो तो आप नीचे पड़े हुए हो यूँ, और म्यूजिक आती है सैड सी, और आप हंसते हो। लोग सोचेंगे आप रो रहे हो और वो रोएंगे आपको देखकर। सो इट इज दैट मैकेनिकल। ये मैं नहीं कह रहा कि लोग यही करते हैं सारे एक्टर्स, मैं नहीं कह रहा, पर अगर आप करते भी हो तो वो इतनी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ आर्ट है कि लोगों को लगेगा आप ट्रेजेडी कर रहे हो और आप लोग रोएंगे, क्योंकि वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ आर्ट है। वाइड स्क्रीन, वाइड काम होती है, तो पर स्क्रीन पे आप धोखा नहीं दे सकते। अगर मैं कहूँ कि ये कैमरा हमारे पास आएगी इतनी पास, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देगी स्क्रीन पर, और आपको रोना है तो आपको फील चाहिए। फील इज टफ। तो एक्टिंग की चैलेंज ऑब्वियसली वो ओल्ड फॉर्म है, ये नया फॉर्म है, दिस इज एडवांस्ड, दैट इज प्रिमिटिव। तो कुछ तो डिफरेंस होना है। जी जी जी। लेकिन अभी हम देखते हैं ना, जैसे कि कोरोना के पहले के टाइम तक फिल्में बहुत अच्छे से चल रही थी, अभी तो जैसे कि रुक सी गई है अगर बोल सकते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है एक्टर्स के लाइफ में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पहली तो बात ये है कि हम OTT के लिए जिस तरह का डायरेक्शन, जिस तरह के रिक्वायरमेंट है वहाँ की, वो मीटअप करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी शुरू में, क्योंकि वो उस तरह का ट्रीटमेंट हम यूज टू नहीं है। तो अभी हम इतने वाइड शॉट्स लगाते हैं, कभी अभी OTT के लिए आप इतने वाइड शॉट्स लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स इतने छोटे लगेंगे, इनविजिबल सी लगेगी फ्रेम पर। तो उस काइंड का ट्रीटमेंट, उस तरह की पेमेंट कंडीशंस, उस तरह की कमिटमेंट जिस पे परफेक्शन चाहिए फिल्मों की, और ड्यूरेशन है सीरियल की, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए हम अब तक मेंटली तैयार हैं नहीं। और लोगों का भी यूँ है कि स्मार्टफोन्स अब भी मतलब बहुत सीनियर सिटीजन्स है जिन्हें चलाना नहीं आता। ये तो सच बात है। तो
मैं खुद हूँ, मैं खुद आज कुछ साल पहले तक मैं खुद नहीं चला पाता था सही से, जिस तरह से एक यंगस्टर चलाएगा आजकल। तो दैट्स अ बिग चैलेंज अगेन। फिर गेटवे जो होती है पेमेंट की, उस पर भरोसा नहीं करते लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ओरिजिनल कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो वो चांस नहीं लेना चाहते, वो क्रेडिट कार्ड को बीच में लाना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में। मोबाइल और मेरे बीच क्रेडिट कार्ड कैसे आएगा? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, मेरे को लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ने वाली है। और दूसरी बात ये है, पता नहीं, ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि मैं आई एम एन ओल्ड टाइमर, पर मज़ा हॉल में फिल्म देखने का जो मज़ा है वो मोबाइल स्क्रीन पे नहीं हो बिल्कुल सकती, भी नहीं, लैपटॉप्स पे नहीं हो सकती, टेलीविज़न की स्क्रीन पर नहीं हो सकती। वो लार्जर देन लाइफ वाली फील, वो साउंड इफेक्ट, वो ऑडियंस, वो एसी की खुशबू, पॉपकॉर्न भरी हुई जी। फिल्म में देखना है तो थिएटर ही है। वो हाँ, वो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस इफेक्ट तो होगी, क्योंकि आप जब भी शिफ्ट करते हो तो एक कप से दूसरी कप तक चाय डालेंगे, थोड़ा तो गिरेगा ज़मीन पर, तो ये वेस्टेज तो होने वाला है। लेकिन अभी हम जैसे देखते हैं कि जो साउथ की मूवीज़ है उसके कंपैरिजन में अगर हम करें तो हम बहुत ही पीछे हैं अभी भी। उस लेवल तक तो हम इतने जल्दी नहीं पहुंच सकते, वो तो दूसरी बात है, लेकिन थोड़ा और बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बात मैं सहमत हूँ आपसे, पर थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ एक मामले में, कि हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। हम टेक्निकली साउंड उनसे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर पाते जी। तो एज बिजनेस हमने ज़्यादा डेवलपमेंट की नहीं कुछ है। फैक्टर एक रहता है। मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू असम इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि हमारी काफ़ी सारे फिल्में इंटरनेशनली एक्लेम्ड हुई हैं, इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं, काफ़ी सारे सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल, जिसके बेसिस पर हम बिजनेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं मूवीज़ पर, वो ज़रा सा भी डाउन हो गया। हाँ, डाउन हो नहीं गया। एक्चुअली हम आज तक हम उसे सही से बना ही नहीं पाए जी। वो कभी बनी ही नहीं थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है विद द कमिंग ऑफ द न्यू जनरेशन नाउ, वो शायद एक दूसरी अप्रोच लेंगे, वो शायद ज़रा डेवलप करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि जब भी फिल्म मेकर्स, कोई भी फिल्म मेकर, सीनियर फिल्म मेकर को हम अगर सही से उनको ऑब्जर्व करें तो उन्हें फिल्मों के बारे में बहुत कुछ पता होता था, पर बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो ही इज़ लाइक अ बेबी who's got a lot of creativity, बहुत सारा क्रिएटिविटी है उनमें, पर वो उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं, तो उनको सेल करने के लिए एक अलग इंसान चाहिए। तो पर आप आजकल के आप डायरेक्टर्स को देखो, न्यू एज डायरेक्टर्स को, वो सारे बहुत इक्विप्ड हैं, उन्हें पता है बिजनेस कैसे करना है। हम अगर इस तरह के कैरेक्टर डालेंगे तो हम इस कम्युनिटी को टारगेट कर पाएंगे, ये वाले कम्युनिटी हमारे साथ हो जाएगी तो हमें इतना % मुनाफा होगा, इतने लोग तो देखेंगे ही। तो ये दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी, दिस नीड्स अ लिटिल रिसर्च एंड दिस नीड्स समबडी जो इस वक्त का है, जिसे ये इस तरह के बारे में पता है, यूथ जो यहाँ के। तो आई थिंक इट्स गोना इम्प्रूव धीरे धीरे, पर तब तक शायद हम ना रहे, कोई और होंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक कहा था कि ज़िंदगी तो चलती ही जाती है। Exactly. जी। तो और एक यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपसे, आपके 2 बच्चे हैं, तो इस सिचुएशन में कोविड-19 जब पीरियड चल रहा है, वो लोग खुद को कैसे मतलब रखते हैं? मतलब बिकॉज बच्चों को अगर हम देखा जाए तो वो लोग घर से बाहर निकलने के, खेलने के लिए ज़्यादा उन लोग का मन रहता है, लेकिन अब तो निकल भी नहीं पा रहे। उस सिचुएशन में आप एज अ पेरेंट आपने कैसे गाइड किया? फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि दे जस्ट 4 years नाउ। अभी हाल ही में probably a week or 10 days 20 days बैक तो उन्होंने 4 years कंप्लीट कर दिए। तो उनके लिए इतनी मुश्किल हुई नहीं अब तक, क्योंकि वो कंपेयर करने के लिए उन्होंने कभी ज़िंदगी में बाहर कभी गए नहीं, तो ये उनके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो शायद जब ये सारे ओवर हो जाएंगे तो शायद तब उन्हें और मज़ा आएगा, जब वो बाहर जा पाएंगे, निकल पाएंगे, ये वो। और अंदर तो अभी फॉर्चुनेटली मेरा भी काम कुछ नहीं है, मैं भी फ्री हूँ लॉकडाउन में, उनके साथ टाइम तो उनके साथ टाइम काफ़ी स्पेंड करना होता है मेरा।
और सीख रहे हैं धीरे धीरे, मैं भी एंगेज रखता हूँ उनको, तो वो तो अडाप्ट कर रहे हैं। पर हाँ, उनसे बड़े जो बच्चे हैं, हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, पर जो बच्चे उनसे बड़े हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं ना मोबाइल में ही सब चीज़ हो रहा है, तो बच्चे ज़्यादा मोबाइल हो रहे हैं। तो वो मोबाइल वो तो बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, वो उसके बारे में अभी अब हम 1 घंटे में बात ही नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारा बात है उसके पीछे। पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उन पर पड़ेगी वो ये है कि हमने ज़िंदगी में कभी इस तरह से एक पेंडेमिक कभी झेला ही नहीं, तो पर उन्हें झेलना पड़ रहा है। और ऊपर से स्कूल बंद हो गई है, तो सोशल टच, उनके दोस्त छूट गए हैं उनसे, और ये एक मेरे को लगता है एक नासूर रह जाएगा ज़िंदगी भर उनकी। हमने ये एक झेला था, और ये जो नेगेटिव सोच जो है, ये जो डिप्रेशंस है, ये सारी चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी। हमारे साथ नहीं थी कभी ऐसी चीज़ें। हम कभी कभार में सुनने को मिलता था कि हाँ फलाना से ये हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, तो हमें लगता था कि हाँ, वर्ड अभी ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा आ रहा है अभी सुनने को। तो ये सारी चीज़ है नेगेटिव इफेक्ट उसके लिए। पर एक बात तो सही, और भी एक पॉजिटिव पार्ट भी है उसके साथ, वो ये है कि अब ये जनरेशन जो अभी पल रही है, जिन्होंने अभी नया फेस किया ज़िंदगी में ये पेंडेमिक, वो लेकिन सेकंड प्रोफेशन को लेकर तैयार हो जाएंगे। उन्हें पता होगा कि आज से 5 साल या 3 साल बाद अगर दोबारा इस तरह का सिचुएशन हुआ तो वो इक्विप्ड होंगे, वो सारा प्लानिंग इसे काउंट में रख कर करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए। तो जैसे बहुत जाने माने लोग कह गए हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का जो ना हो और भी अच्छा। तो ये उनके, आई थिंक ये उनके लेवल पे काम आ जाएगी। जी। तो वो अभी से प्रिपेयर हो गए हैं, तो वो अच्छा है। तो रविदा, आप देखते हैं कि जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी रहते हैं, जिस तरह से पॉजिटिव बोलते हैं लोग, नेगेटिव भी बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। पहली बात कि मैं अगर आपको आकर कहूँ कि आपकी ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो जलन है। हाँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस लिपस्टिक के जगह आप ये वाली लिपस्टिक लो, अगर क्रिटिसिज्म के साथ सजेशन आए तो वो सही क्रिटिसिज्म है। अच्छा। तो क्रिटिसिज्म इन द ट्रू सेंस मैं हमेशा लेता हूँ, हालांकि मुझे क्रिटिसिज्म ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे घर पे आज जितनी परफेक्शन की लेवल पे मैं हूँ, उसका श्रेय जाता है मेरी मम्मी को, मेरी बीवी को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदारों को, क्योंकि वो हमेशा खामियां ढूंढते हैं मेरे काम पे। और खामियां ढूंढना अच्छा भी है, और वो सजेशंस देते हैं। जी। अब मेरे पर है कि मैं इनका सजेशन लूँ या उनका, पर सजेशंस वो देते हैं। तो सही क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। और क्रिटिसिज्म इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अगर अपना दोस्त एक कमरे के अंदर ही हमें बता दे कि ये गलत है, तो हम बाहर जाके वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो वी विल नॉट बी द लाफिंग स्टॉक। लोगों को हंसने का मौका नहीं देंगे हम अपने आप पर। ज़्यादा उभर कर आएगी हमारी सारी आर्ट फॉर्म। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी एसेंशियल। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आप पेंटिंग वगैरह करते हैं? आई यूज्ड टू। आप सिंगर हैं, आप गाना गाते हैं? जी। ये शौक है मुझे पसंद है। और म्यूज़िक सुनता भी हूँ। लोग तो इस तरह कहते हैं कि मैं म्यूज़िक सुनता नहीं, मैं म्यूज़िक खाता हूँ। तो आई लव म्यूज़िक। तो ये एक पार्ट है मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा कोई आपका फेवरेट रिसेंट गाना जो सुन रहे हैं? रिसेंट तो इतना सुनना पड़ता नहीं है, पर अगर तो एक रिसेंट सी एक सॉन्ग थी रेखा भारद्वाज जी की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट यही सुन रहा था बार बार। अच्छा। मैं करीब 200-300 बार सुनता हूँ एक गाना। तो जब तक भर नहीं जाता, भरता नहीं है वैसे, वो चलता ही रहता है, जो अच्छी लगती है। तो एक घड़ी, ये वाली सॉन्ग आप थोड़ा सुनाना चाहेंगे?
नहीं, वो तो फीमेल सॉन्ग है, मैं नहीं गा पाया, मैं आई वाज वेरी केयरफुल तो पर बाकी पुराने गाने काफ़ी गुनगुनाता रहता हूँ। और किशोर कुमार के गाने हैं कुछ, तो चलता रहता है कुछ। और मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं कुछ पुराने, जी और एवरग्रीन सॉन्ग्स है, वो चलती रहती है। तो ये कुछ सॉन्ग जी 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 जो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है एक्चुअली। हाँ, तो जब भी हमें कोई कभी डिप्रेशन भी हो, बोलते हैं म्यूजिक हील्स हाँ, एवरीथिंग। इट हील्स एवरीथिंग, यस, तो डाइवर्ट भी करती है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो ये है, वही चलता रहता है। तो आप यंगस्टर से क्या बोलना चाहेंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो मतलब गांव में रहते हैं लेकिन उनके अंदर जुनून है, वो उनके अंदर वो एक प्रतिभा है कि वो गांव से निकल के शहर में आए, थोड़ा एक्टिंग करे, या फिर उसके लिए कुछ टेक्निकल सीखने की ज़रूरत होती है उनको, ऐसा कुछ है? इस मामले में जब भी मुझसे किसी ने कभी भी सवाल किए तो शायद पता नहीं, मुझे यूँ लगता है कि जो मैं कहने वाला हूँ या जो मैं कहता हूँ वो बहुत लोगों को खटकेगी, अच्छा नहीं लगेगा उनको सुनकर, पर ये सच है। और जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, तो अगर मैं उनके सपने आज ही तोड़ देता हूँ तो बुरा लगेगा उन्हें, बुरा लगेगा, लेकिन उन्हें भी ये आइडिया हो जाएगा कि ये दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। यस यस, पहली सोच तो ये है एक्टर्स को जिससे बचना है, वो ये है कि उन्हें हीरो बनने नहीं आना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं टिपिकली जो कमर्शियल लीड एक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके मैं एक हीरो बनूंगा। उन्हें एक्टर बनने की भूख है तो एक्टर के बारे में, एक्टिंग के बारे में सोचनी चाहिए पहले, तो एक बैरियर ब्रेक हो जाती है, तो लिमिटेशन नहीं रहता। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो तभी अच्छा लगता है जब ऑन कंपल्शन ना करना पड़े। तो इसीलिए हमें फिल्में करना पसंद है, पर स्टेज अगर मोबाइल थिएटर जैसी हो कुछ काम जहाँ हमें रोज़ाना एक ही प्ले 3-3 बार 2-2 बार करना है पड़ता है ऑन कंपल्शन, तो हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ तो हार मान जाते हैं ना। तो सेकंड फैक्टर ये है, तो उन्हें ये सोच उनके दिमाग में होना चाहिए कि सक्सेस और फेलियर दोनों आने वाली है इस पे, तो ये दोनों के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए जी। थर्ड बात यह है कि ये एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसे आप सिखा नहीं सकते, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा पाता। ये आप में होनी चाहिए, हुनर एक होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। में है तो आप एक्टर है, चाहे नहीं तो कितना भी सीख लो, कितना भी कोई फायदा प्रयास करो, कोई नहीं फायदा होता है ना। कोई फायदा नहीं। इससे आप ये गाने की तरह है, ये ऊपर वाले की देन, ऊपर वाले की देन होती है। थर्ड और फोर्थ ये है कि वो जो एक्स फैक्टर है, जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर, तो एक्स का वैल्यू किसी को नहीं पता होता। तो आप में क्या है क्या नहीं है, ये हमेशा एक ट्रायल ही बना रहेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो लड़का इतना अच्छा लगता है, इतना हैंडसम है, इतना ये है, पर कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कुछ एक्स है। हम कहते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है देखने में, डार्क कम्प्लेक्शन है, नाटा है, इतनी अच्छी भी नहीं है फीचर, फिर भी कुछ अच्छा लगता है। तो वो कुछ जो है वो एक्स है। तो जब तक एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं लगती, और एक्स फैक्टर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन आवर इंडस्ट्री, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप यू आर ट्रेडिंग ऑन वेरी अनसर्टेन ग्राउंड्स, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जी। रविता, आप यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि फिटनेस किस तरह से मेंटेन करना है? फिटनेस सिर्फ यंगस्टर नहीं, हर किसी को मेंटेन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप एक्टर बने ना बने, फिटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी काम करते बिता देते हैं, फिर जब हमारी रिटायरमेंट की टाइम आती है और हम सोचते हैं कि अभी हम सारे जितना पैसा हमने जुटाया उसे लेकर हम अभी एक सही ज़िंदगी काटना चाहते हैं, तभी उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उस पैसे का क्या फ़ायदा, उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, उस काम का क्या फ़ायदा अगर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाए, और सारी चीज़ बेकार है अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है। तो हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास कुछ ना हो, आपके पास खाने को भी ना हो, पर अगर हेल्थ सही है तो आप कम से कम जुटा पाएंगे, आप मांग पाएंगे,
अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत कुछ हो, पर आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप उन पैसों से कुछ खा नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। जी। तो हेल्थ सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और हेल्थ का मेंटेन करना एक कोर्स नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। तो ऐसा नहीं होता कि आप मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, आपको डेली करना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा। आप सुबह से आपको हेल्थ के बारे में सोचनी पड़ती है। आप सुबह उठोगे, कितने बजे उठोगे ज़रूरी है, आप कितनी पानी पियोगे वो ज़रूरी है, कितना खाना खाओगे, कितने स्पेसिंग पे खाओगे वो ज़रूरी है, क्या खाओगे ये ज़रूरी है, बैलेंस बना के रखना। सो ये आपका डेली एक्टिविटी है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 10 सालों तक कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद तो मैं जिम पर ही रहूँगा, वो आप सारा दिन जिम नहीं कर सकते आप। जी। तो ये प्रोसीजर आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। जी। अब कोई आपके न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? अभी प्लानिंग तो काफ़ी सारा है, मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक फाइनलाइज हुई नहीं है, पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी तो घर पर ही बैठा हुआ था तो स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ मैं कुछ चीज़ जो अब के लोगों को अच्छा लगेगा, बस वही सोच लगी है। जी जी जी। रविदा, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मैं कंटिन्यू ही करते जाऊं, बट समय की कमी की वजह से। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू एपिसोड में हम आप लोगों से फिर से एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।